8 अगस्त 2023 को हमास के जो मिलिटेंट्स हैं, जो जिहादी हैं, वो इज़राइल के ऊपर एक मैसिव साउथ इज़राइल पर अटैक कर देते हैं, जिसमें लगभग इज़राइल के 1500 डेढ़ हज़ार सिविलियन जो है, नागरिक जो हैं, मारे जाते हैं। और उसके बाद ही इज़राइल जो है, गाज़ा पट्टी में एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करता है, हमास को मिटाने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र और आप देख रहे हैं ट्रांस मीडिया फोरम। तो ये जो हमास टेरर अटैक करता है इजराइल के ऊपर, इसके बाद इजराइल जो गाजा पट्टी में एक एयर स्ट्राइक और एक मिलिट्री ऑप्शन आईडीएफ के द्वारा लॉन्च किया जाता है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, जिसमें लगभग 40,000 के आसपास अभी तक ये जो गाजा पट्टी, यहाँ पर 40,000 के आसपास जो नागरिक हैं, जिसमें मिलिटेंट, हमास के जो मिलिटेंट्स हैं, जो उग्रवादी हैं, वो भी शामिल है, लगभग मारे जा चुके हैं। और उसके बाद से ही पिछले 10 महीने से इजराइल का हमास के साथ साथ ही साथ जो लेबनान में बैठे हुए हैं और सीरिया में जो बैठे हुए हैं, हिजबुल्लाह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, और पीएलए जो पैलेस्टीन में बैठा हुआ है, पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी, इनके उग्रवादियों के साथ, इनके आतंकवादियों के साथ मल्टीपल फ्रंट पर इजराइल का फिलहाल जो है वॉर चालू है। अब हम ये सिनेरियो देखते हैं कि ईरान में इसका क्या लेना देना है, क्योंकि ईरान ने ही ये सारे जो हमास हुआ या पीएलए हुआ, पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी, हिजबुल्लाह हुआ, या फिर सीरिया में जितने भी शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रॉक्सीज है या मिलिशिया ग्रुप्स है, ईरान ने इनको सबको खड़ा किया हुआ है ताकि वो मिडल ईस्ट का कंट्रोल अपने हाथ में लेके रखे रहे और वो मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर बन सके। इसी की वजह से ईरान का इस इजराइल जो वॉर चालू है, इसमें इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमको दिखाई देता है। इससे पहले जो है अप्रैल 2024 में जब इजराइल सीरिया की राजधानी दमश्क में एक एयर स्ट्राइक करता है, जहां पर ईरान के जो है काउंसलेट में ईरान के कमांडर्स वगैरह और लीडर्स वगैरह मौजूद रहते हैं, वो इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि अप्रैल में जो है ईरान इजराइल के ऊपर डायरेक्ट मिसाइल से और ड्रोन से अटैक करता है, जिसमें 90% 99% जो है ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल जो है अपने आयरन डोम से मार गिराता है। बाउंस बैक में इजराइल ईरान का जो है S-300 मिसाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको नेस्तनाबूद कर देता है। उसके बाद देखते हैं हम कि 19 मई 2024 को ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एसेसिनेशन होता है, मारे जाते हैं वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। और उसके बाद ही ईरान की जो एक लीडरशिप होती है, वो क्राइसिस में चली जाती है। ईरान के पास कोई एक हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होता है। उसके बाद ईरान में चुनाव किए जाते हैं। पिछले महीने में ही ईरान में चुनाव किए गए थे, जिसमें मसूद पेजेकिन, ये जो आपको फोटो में देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति चुन के आते हैं। और इनका ही कल 30 जुलाई को एक स्वेयर इन सेरेमनी थी, इनका शपथ विधि समारोह था। यहाँ पर बहुत सारे दुनिया के जो थे गेस्ट, जो थे अतिथि आए हुए थे, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो मंत्री होते हैं या लीडर्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर आए थे। इंडिया की तरफ से भी नितिन गडकरी जी को यहाँ पर भेजा गया था। तो यहीं पर आप ये फुटेज देख लीजिए, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इस्माइल हानिया, ये जो हमास का जो है पॉलिटिकल विंग का टॉप लीडर जो है, जो कभी पैलेस्टाइन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, यहाँ पर मौजूद होता है। और ये जितने सारे लोगों से मिल रहा है और जिस टाइप से मिल रहा है, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये इस्माइल हानिया जो है इस्लामिक वर्ल्ड में कितना ज़्यादा फेमस था और इसका कितना ज़्यादा इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स में क्रेज हुआ करता था। और ये ईरान के सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्ला खेमेनी, अली खेमेनी, इनके भी बहुत ही क्लोज माना जाता था। और ईरान के जो जितने भी पॉलिटिकल विंग है और मिलिट्री विंग है, इनके काफ़ी करीबी माना जाता था। हमास को और हिजबुल्लाह को प्रॉक्सी के तौर पर जाना जाता है ईरान की, और ईरान इनको फाइनेंशियल, मिलिट्री और एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक हर तरफ से सपोर्ट करता है, ताकि ये जो प्रॉक्सी ग्रुप जो मिडल ईस्ट में ईरान ने खड़े किए हुए हैं, वो एक टाइप से इजराइल को और साथ ही साथ ईरान के जितने भी मिडल ईस्ट में दुश्मन हैं, उनको पैनिक देते रहें, उनको एक टाइप से रिट्रेन करते रहें, उनको एक टाइप से युद्ध में उलझाए रखे रहें, उनकी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज नहीं होने दें, उनको एक टाइप से थ्रेट क्रिएट करके रखे रहें। तो ये जो इस्माइल हानिया है, इसको ये ईरान के राष्ट्रपति की शपथ विधि समारंभ में शामिल होता है। वीआईपी लोग वहां पर आए होते हैं। पूरे तेहरान में शायद S-300 डिफेंस सिस्टम तैनात की गई होगी, ताकि इस तेहरान में कोई भी अटैक होता है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसको अवॉइड किया जा सके। लेकिन यहाँ पर इजराइल जो है शायद बहुत सालों बाद, लगभग 15-20 सालों बाद, ईरान के ऊपर डायरेक्ट एक एयर स्ट्राइक करता है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये जो इजराइल ने जो ईरान के तेहरान में अटैक किया है, वो किस हिसाब से अटैक किया था, किस वेपन से अटैक किया था या किस एयरक्राफ्ट से अटैक किया था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि F-35 जो स्लेथ
फाइटर जेट है, इससे अटैक किया हुआ हो सकता है। इस्माइल हानिया जिस बिल्डिंग में रह रहा था उस बिल्डिंग को टारगेट किया जाता है। इस्माइल हानिया की बिल्डिंग को एक मिसाइल से उड़ा दिया जाता है, जिसमें इस्माइल हानिया तो मारा ही जाता है, साथ साथ ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर इस्माइल हानिया के सिक्योरिटी में रहते बॉडीगार्ड्स जो बने थे उनको भी मार गिराया जाता है। तो इस्माइल हानिया का यहाँ पर एसेसिनेशन कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटबैक हमास के लिए कहा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल विंग का एज वो कमांडर था हमास का, और इससे पहले हमास की स्थापना जिसने की थी उसको भी इसराइल ने 2004 के करीब मिसाइल स्ट्राइक में, एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। उसके बाद ही इस्माइल हानिया जो है वो हमास की कमांड अपने हाथ में लेता है, और उसके बाद इस्माइल हानिया का जो पोर्टफोलियो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस्माइल हानिया जो है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक रिस्पेक्टिव नाम हो जाता है। हमास की जितनी लीडरशिप है वो इसराइल के ये जो अटैक हुआ है उसके बाद रट्टार पर रही है, चाहे वो याया सिनवार हुआ हो, इस्माइल हानिया हुआ हो, या मोहम्मद दायफ हुआ हो, या अभी जो इस्माइल हानिया मारे जाने के बाद मूसा जो उसका उत्तराधिकारी बना है, इनको इजराइल मारने की कोशिश पिछले 10 महीने से कर रहा है। अब जाके इस्माइल हानिया को इजराइल तेहरान में, ईरान में ट्रैक करता है और एक डेयरिंग फुल एयर स्ट्राइक करता है जिसमें इस्माइल हानिया मारा गया है। तो अब ये जो इस्माइल हानिया मारा गया है इसके मिडल ईस्ट में और स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट होंगे हम थोड़े जान लेते हैं। ईरान जो है वो 90s के बाद जब ईरान इराक युद्ध हुआ था 1990 में, 1990 में, तब से किसी भी देश के साथ डायरेक्ट वॉर में या कन्फ्लिक्ट में उलझाने, या 1919 के वॉर के बाद ही ईरान ने एक स्ट्रेटेजी बना ली थी कि वो प्रॉक्सीज थ्रू वॉर लड़ता है, प्रॉक्सीज थ्रू युद्ध करता है, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, ईरान हो, इराक हो, या यमन में हुती रिबल्स हुआ, या लेबनान में हिजबुल्लाह हुआ, या फिलिस्तीन में हमास हुआ, या पीएलए जो है पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी हुआ, या सीरिया के जितने भी रिबल्स हैं, बशर अल असद की सरकार जो है सीरिया में वो भी एक शिया बहुल सरकार है। तो इन सारे प्रॉक्सीज को ईरान ने जो है मिडल ईस्ट में तैयार किया हुआ है। एक टाइप से ये लड़ाई शिया सुन्नी हमको दिखाई देती है। जब से अब ये ईरान पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके वॉर किया हुआ है, तब से तालिबान अफगानिस्तान का और पाकिस्तान, इन्होंने चुप्पी साधी हुई है और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने एक तरह से चुप्पी साधी हुई है। किसी का कोई बड़ा बयान आते हुए दिख नहीं रहा है। इवन ओटोमन एम्पायर के खलीफा बनने को जो सपने देख रहे हैं एर्दोगान, इन्होंने भी कुछ खासा बयान दिया हुआ नहीं है। सारे इस्लामिक वर्ल्ड ने यहाँ पर चुप्पी साधी हुई है। अब ईरान इस पर बाउंस बैक करता है अपने मिलिशिया ग्रुप से। इसराइल के ऊपर कितना मल्टी डायमेंशन से वॉर किया जाता है वो देखने वाली बात हो सकती है, क्योंकि रेड सी में हुती रिबल्स जो हैं यमन में बैठे हुए हैं। रेड सी को अगर वो ब्लॉक करते हैं तो रेड सी जो है सीधा आगे जाके जो है मेडिटेरियन सी में कनेक्ट होता है वो इजिप्ट थ्रू। तो यहाँ पर हम लोगों को एक जो बिजनेस होता है इंडियन ओशन थ्रू, वहाँ पर हमको एक चुकअप दिखाई दे सकता है, क्योंकि वर्ल्ड का पूरा जो 20 से 30% जो लॉजिस्टिक और बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो यहीं से होता है, सुएज कैनल से होता है। वो अगर चुकअप होता है तो एक टाइप से पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। जहां पर पेट्रोल का बहुत ही ज़्यादा इंडिया हुआ या चाइना को वहां से सुएज कैनल थ्रू, रेड सी थ्रू जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो एक टाइप से डिले हो सकता है। तो इन पूरे वर्ल्ड के लिए एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो इसराइल ने यही टाइम क्यों चुना ईरान पर एक स्ट्राइक करने के लिए, वो भी खासकर तेहरान में, ईरान की राजधानी में, और वो भी S-300 को चकमा देकर ये जो एयर स्ट्राइक की गई है उसको भी देखना जरूरी है। फिलहाल ईरान जो है वो लीडरशिप क्राइसिस में जूझ रहा है, क्योंकि ईरान के पास कोई राष्ट्रपति नहीं था। इसके अलावा ईरान को फिलहाल कोई मदद करने के लिए कोई बड़ी सुपर पावर भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि रशिया जो है वो इस यूक्रेन के फ्रंट पर नाटो से ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से उलझा हुआ है, और उसके पास वेपन्स की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। उसके वजह से रशिया ईरान को कोई खासी मदद नहीं कर सकता। चाइना जो कि साउथ चाइना सी में ऑलरेडी फिलीपींस और ताइवान से जूझ रहा है, और हिमालयन बाउंड्री पर भी तिब्बत के इशू के हिसाब से इंडिया से जूझ रहा है। तो चाइना भी कुछ स्पेशल मदद ईरान को कर नहीं सकता। इस फ्रंट पर ईरान को अकेला पाकर इसराइल ने एक अमेरिका के सहयोग से, मोसाद ने CIA के इंटेलिजेंस से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे एक एयर स्ट्राइक करता है, और अपना जो टारगेट है इस्माइल हानिया, इसको एलिमिनेट कर देता है। अब ये इस्लामिक वर्ल्ड में और खासकर मिडल ईस्ट में किस टाइप से डिजास्टर लाएगा, और ईरान किस टाइप से इसराइल से अपनी प्रॉक्सी थ्रू या डायरेक्ट ईरान इस युद्ध में कैसे शामिल होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन मैं इतना आपको जरूर बताना चाहता हूं कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक पैनिक सिचुएशन है। आने वाला समय पूरे वर्ल्ड के लिए और स्पेशली
इंडियन ओशन में और मेडिटेरियन सी में एक क्राइसिस क्रिएट कर सकता है और एक युद्ध की ये जो बाउंड्री है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। हुती रिबल्स इसका किस टाइप से रिप्लाई देते हैं, क्योंकि ईरान के जितने मिलिशिया ग्रुप्स हैं, जितने प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, उन्होंने बदला लेने की कसम खाई हुई है। खुद ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनी, इन्होंने भी इजराइल से बदला लेने की कसम खाई हुई है। इजराइल पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया है अपनी फोर्सेस पर। हम रिटर्न बैक इंडिया में आते हैं। इंडिया में केरला में वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुई है उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें डिले हो रहे हैं, क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट है वहां पर लगातार बहुत ही जोर से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करने में खासी दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ हिमाचल में भी बादल फटने से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हिमाचल में भी बाढ़ जैसी स्थिति आई हुई है। दिल्ली में भी बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में भी मैसिव ब्लॉकेज हुआ है, पानी जल भराव हुआ है। ये सारी तकलीफें इंडिया में फिलहाल तो चालू है। आप जहां पर भी है सेफ रहिए। बाहर का वेदर कैसा है उसकी जानकारी अप टू डेट रखिए। मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक